जाति हमारे देश की सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो आप हमारे भारत का हाल देख सकते हैं। अभी जो यूसीसी का बिल आया था उसके समर्थन में और विपक्ष में, यानी कह सकते हैं समर्थन विरोध में दो तरफ की पार्टियां हैं और जमकर बवाल हो रहा है। आखिर बात यह है कि अगर जातिगत भेदभाव संस्थाओं में नहीं होता तो इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ती। अगर भारत में जातियां नहीं है, सब समानता चाहते हैं, तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर विरोध नहीं करते तो हम ये कह सकते थे कि भारत में जातियां नहीं है और बदलाव आ चुका है और धीरे धीरे जातियां भारत में खत्म हो रही है। परंतु ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो विरोध हो रहा है आप देख रहे हैं किस जाति के लोग कर रहे हैं। तो जाति जो व्यवस्था है इस भारत के अंदर सच्चाई है, यह कभी खत्म नहीं हो सकती है। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर वाकई में लोग समानता चाहते, एकता चाहते तो इसका विरोध नहीं करते, परंतु इसका विरोध आप देख रहे हैं जम के हो रहा है। ये जो कानून है अपने आप में एक मिसाल है, परंतु इसका विरोध करने वाले क्या कहे, जो जातियों के वश में है या जातियों की मानसिकता है वह खत्म नहीं होती दिख रही है। फिलहाल किसी चीज को भी आप एक आंख से नहीं दे सकते, आपको दोनों आंख से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको बात समझ आएगा। हमें जो विरोध कर रहे हैं उनका भी देखना है और जो समर्थन कर रहे हैं उनका भी देखना है, तभी एक अच्छा आप एक विद्यार्थी बन पाएंगे और एक चीज को अच्छे समझ पाएंगे। क्योंकि जो एक आंख से देखता है, एक चीज को देखता है, वह समझ लीजिए एक आंख का काना कहलाएगा। यानी हमें दोनों अच्छे और बुरे पे दोनों देखना चाहिए, तभी हम किसी चीज को जज कर सकते हैं कि उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। हम जानते हैं यूजीसी बिल 2016 के बारे में। यह कहता है कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र यानी ईओसी स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य समता, सामाजिक समावेशन एवं समान पहुंच को बढ़ावा देना तथा परिसरों के में भेदभाव को संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। प्रत्येक संस्थान को ईओसी के तहत एक समता समिति बनानी होगी, जिसकी अध्यक्षता संस्था के प्रमुख करेंगे, यानी जो वहां के हेड होंगे वो करेंगे। जो संस्था बनेगी उसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाएं भी इसके अंदर शामिल होगी। और ये अनिवार्य है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। यानी ये लोग पक्के शामिल होंगे तो होंगे, अगर लोग शामिल नहीं होंगे तो हो सकता है कि आगे भी भेदभाव हो सकता हो, परंतु यह शामिल होंगे। पर ये भी लिखा गया है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हो गया जो महिलाएं होंगी वह किसी जाति की होंगी, इसमें ऐसा नहीं लिखा गया। यानी इसके अंदर जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं या दिव्यांग वो भी शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये कार्य कैसे करेगा, ये जो समिति बनेगी ये कार्य कैसे करेगी। ये समिति जिसको हम कह सकते हैं ईओसी, यानी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं समान अवसर केंद्र, शॉर्ट में कहेंगे हम ईओसी। ईओसी को 6 मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जबकि संस्था को समानता से संबंधित उपायों पर वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को सौंपना अनिवार्य है, जिससे संस्थागत जवाबदेही सुदृढ़ हो सके, यानी पक्की हो सके। अब मान लीजिए ये काम ऐसे कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इसकी जिम्मेदारी संस्था पर होगी और स्पष्ट रूप से इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जो संस्था होगी उसकी जवाबदेही भी तय हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ विद्यार्थी नहीं शामिल होंगे, इसके अंदर जो आपके शिक्षक है वो भी शामिल होंगे। और इसकी जवाबदेही भी तय कर दी गई है कि अगर पालन नहीं हुआ, अगर सही से काम नहीं किया गया तो जो प्रिंसिपल है और जो वाइस चांसलर है वो भी लपेटे में आ जाएंगे। ये साफ साफ इसमें कहा गया है। आप जानते हैं यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह पूरे भारत में जितने भी आपकी जो यूनिवर्सिटियां हैं या जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सबको रेगुलेट करती है, उनके लिए नियम बनाती है, उनके लिए कार्यक्रम बनाती है। तो इसकी बात तो मानना अनिवार्य है। यह कहता है कि अगर जो संस्थाएं हैं अगर वो सही से काम नहीं करेंगी और जो कानून आया उसको सही से पालन नहीं करेंगी, तो यूजीसी क्या करेगा, जो उनको फंड देता है, जो उनको पैसा देता है, जो उनको मान्यता देता है या जिनको नियम बनाता है, वह सब रद्द कर देगा। यहां तक सर्टिफिकेट की जो दिया जाता है उसको भी रद्द कर देगा। तो यह सब उसको पावर दिया गया है इस बिल के अंदर, को कुछ भी कर सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो हम यह भी कह सकते हैं कि इसके द्वारा एक केंद्र में जो बिंदु शक्तियां होती हैं वह केंद्रित हो रही हैं। परंतु यदि यूजीसी सब चीज को मॉनिटर कर रहा है तो पहले भी करता आ रहा था, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। परंतु लोगों का एक तर्क है कि इससे क्या हो रहा है, शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। परंतु यह केंद्रीकरण नहीं हो रहा है, एक तो नियम शक्ति से बनाया जा रहा है, उसको लागू करने की बात की जा रही है। अब जो सबसे बड़ा एक नया कदम उठाया गया यह है, जो ओबीसी जातियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि इसके जो विपक्ष में है या जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट भी अपना इसका विरोध कर रहे हैं, उनके क्या तर्क हैं या क्या उनका आर्गुमेंट है।
पहला सबसे बड़ा आर्गुमेंट यह है कि जो इसमें जाति हित जो भेदभाव की जो शब्द है या जो उसकी जो शब्दावली है वो बहुत ज्यादा वेग है, स्पष्ट नहीं है कि जाति जो भेदभाव है किस आधार का है, किस चीज को जातिगत भेदभाव में शामिल कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए और कोई बच्चा है, पेपर दे रहा है और वाक्य में रीजन है कि वो अच्छे नंबर नहीं लाया है और टीचर ने एक स्वर्ण जाति के टीचर ने उसको फेल कर दिया, और फेल करने के बाद में कल को बच्चा गया और जाकर उसे रिपोर्ट कर दिया कि देखिए सर जी, उस टीचर ने मुझे इसलिए फेल कर दिया क्योंकि मैं छोटी जाति का था और वह स्वर्ण जाति का था, जिससे क्या हो गया, मेरा भविष्य खराब हो गया, उस पर कार्रवाई किया जाए। तो बड़ा ही एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि जो भेदभाव है, किस तरह का भेदभाव इसमें शामिल किया गया यह नहीं बताया गया है। दूसरा यह है कि जो यूजीसी है उसके पास लगभग भारत के 40,000 जो कॉलेज यूनिवर्सिटी उसके अंडर में आते हैं और वो कार्य का काम करते हैं या जो भी है सिस्टम चलता रहता है। आखिर इन सब को कैसे यूजीसी हैंडल करेगी? अगर आप सोच के देखिए, कई कॉलेज ऐसे हैं, कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक SC/ST शिकायत जो सेल होती है, संस्था होती है, हर संस्था में अनिवार्य की होना चाहिए, परंतु तो ऐसे कॉलेज हैं जहां पर सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका है, सही बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाई है, सही क्लासरूम नहीं है, वहां पर कैसे इतनी सारी व्यवस्थाएं, एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर सब कमेटी बनेगी, कैसे बनाई जाएगी, कौन लोग उसमें कार्य करेंगे, यह कुछ नहीं बताया गया है। तीसरा जो बिंदु यह है कि जो छात्र हैं वह जाति रहित हो जाएंगे। यानी भाई सिंपल सी बात है कि भाई तू मेरी जाति का है तो मैं तुझे समर्थन करूंगा, वो मेरी जाति का उसका समर्थन करूंगा, वो हमारी जाति का नहीं है तो हम उसके विरोध में रहेंगे। यानी जिस संस्था में भारत के निर्माण की हम बात करते हैं और जातिगत जो भेदभाव है मिटाने की बात करते हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि आने वाले कल में जो जातियों में ही हमारे देश के जो बच्चे बट के रह जाएं और सिर्फ जाति का समर्थन करें और दूसरे की जो हमारी क्वालिटी है, जो गुण है, जो उसको ना देखें, सिर्फ जाति को ही देखें, ऐसा भी संभावना जताई जा रही है। और जो चौथा पॉइंट यह है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका इस वीडियो के अंदर। हाँ, हो सकता है, सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है, क्योंकि इसमें उस चीज को शामिल किया गया है कि अगर जिस बच्चे के साथ भेदभाव होगा, उसको इंसाफ नहीं मिला और जिसने उसको शोषण किया है, उस बच्चे का डिग्री तक रोक दी जाएगी, उस चीज को बाहर भी निकाल दिया जाएगा और संस्था का क्या होगा, फंड भी बंद किया जाएगा, यहाँ तक संस्था का मान्यता भी रद्द कर दिया जाएगा। ये सब बातें हैं, परंतु फिर मैं यही कहूंगा कि कोई भी कुछ भी करेगा जांच पड़ताल के बाद ही करेगा, ऐसा तो नहीं है कि मनमानी कर देगा। ये था जो इसके विपक्ष में लोग हैं। अब हम बात करते हैं जो इसके पक्ष में लोग हैं। जो पक्ष में लोग हैं, आप जानते हैं SC/ST OBC के जो बच्चे हैं उनके पक्ष में लोग हैं और जो थिंकर वो पक्ष में लोग हैं। उनका कहना है कि देखिए, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो जातिगत जो भेदभाव है वह संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में बढ़ता जा रहा है, कोई कम नहीं रहा, धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कम हो रहा है। उनका जो पहला पॉइंट यह है कि भाई शिक्षण संस्थानों में जो छुआछूत का या फिर जो भेदभाव का जो भी है, ये सब जो भी तरीके हैं, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट। वह कुछ डाटा भी देते हैं। वो कहते हैं कि 2019 और 20 में 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, फिर 2023 और 24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई, फिर 2019 और 20 से वर्ष 2023-24 के बीच में 704 विश्वविद्यालयों में लगभग कुल 160 शिकायतें यूजीसी को प्राप्त हुई। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये शिकायतें लगातार क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। अब इसके पीछे एक और बात और कहते हैं कि भाई सवर्णों का वर्चस्व है। अब इनका दूसरा पॉइंट यह है कि जो स्वर्ण है उनका वर्चस्व है विश्वविद्यालय में, हर संस्था में। वो आंकड़े देते हैं, जहां आजादी के बाद से ही SC/ST को आरक्षण लागू हुआ प्राप्त है, वहीं OBC को विश्वविद्यालय में नामांकन में 1990 से आरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद भी वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी 15% से अधिक नहीं हो सकी। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होने के 36 साल बाद भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले साल 5 सालों में 118.4% की वृद्धि हुई।
यह था कुछ आंकड़े जिसकी वजह से इस बिल को लाना पड़ा। और एक और बिंदु है जिसपे यह SC/ST के लोग कहते हैं कि जब भेदभाव होता है तो बच्चे इतने मतलब कमजोर पड़ जाते हैं, उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि अंत में वो आके आत्महत्या कर लेते हैं। तो यह थे कुछ बिंदु जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल थे। अब हम कुछ ऐतिहासिक बात भी करेंगे जिससे यह जानेंगे कि आखिर यह कानून क्यों बना और इसकी क्या वजह थी। 2012 से और उससे पहले भी शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव होता था, परंतु एक ऐसा मामला आया 2016 में जिसने वाकई में पूरे देश को झकझोर के रख दिया। रोहित वेमुला नाम के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। वह PhD के स्कॉलर थे और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और कैंपस में दलित छात्रों के हक की बात करते थे। आरोप है कि एक छात्र नेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया, उन्हें कैंप से बाहर कर दिया गया और लगातार मानसिक दबाव में रखकर इसी तनाव के चलते 17 जनवरी 2016 को रोहित ने आत्महत्या कर ली और उसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दूसरा एक केस एक और है जो है पायल तड़वी का। 2019 में एक और केस सामने आता है जिसमें क्या होता है कि मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली पायल तन्वी आत्महत्या कर लेती है। पायल जो थी ST कैटेगरी से आती थी और उनके साथ काम करने वाली जो 3 महिला डॉक्टर थी वह उनके साथ जातिगत भेदभाव करती थी और पूरे कैंपस में उनके साथ में जातिगत भेदभाव किया जाता था, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगी। अंत में 22 जनवरी 2019 को पायल ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। इस मामले में तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, बाद में उनको जमानत पर छोड़ दिया गया। एक और स्टूडेंट थे, उनका नाम था दर्शन सोलंकी। IIT बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे छात्र दर्शन सोलंकी की मौत ने भी कई सवाल खड़े किए। दर्शन केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे। 12 फरवरी 2003 को उन्होंने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप था कि दर्शन कॉलेज में कैंपस में जातिगत भेदभाव से परेशान थे। हालांकि कमेटी ने ऐसा नहीं माना और इसे पढ़ाई का दबाव कहकर जोड़ दिया, परंतु परिवार ने इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए क्योंकि जांच कमेटी में उसी कॉलेज के अधिकारी शामिल थे जिसमें दर्शन सोलंकी पढ़ रहे थे। तो जब हमारे देश में ये सब घटनाएं ज्यादा घटने लगी तो सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने UGC को बुलाया और कहा कि इसको रोकने के लिए कोई नियम बनाइए। तो UGC ने जाकर बहुत सोच समझकर इस बात पर विचार विमर्श करके सभी की सलाह लेकर और एक समय देने के बाद यह कानून बनाया जो आज 2026 में सामने आपके आ गया है, जिसको देखकर बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं UGC के बारे में भी, क्योंकि सबका केंद्र बिंदु क्या है UGC, तो जिसकी ज्यादा चर्चा होती है करंट अफेयर में की नजर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हम एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ था, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति की गठन करने की सिफारिश की गई थी। फिर वर्ष 1945 में गठित इस समिति ने आरंभ में अलीगढ़, बनारस, दिल्ली विश्वविद्यालय का पर्यवेक्षण किया। वर्ष 1947 तक इसके दायरे में सभी मौजूद विश्वविद्यालय शामिल हो गए। फिर वर्ष 1948 में डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे UK मॉडल के अनुरूप में गठित करने की सिफारिश की। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान की देखरेख हेतु एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया, जिसको UGC कहा गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1953 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किए जाने के बाद वर्ष 1956 में यह एक वैधानिक निकाय बन गया। क्या देखिएगा, जो UGC क्या है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसके जो प्रमुख कार्य हैं, विश्वविद्यालय को अनुदान देना, आवंटित करना, उच्च शिक्षा सुधार करना और सलाह देना और उच्च शिक्षण में गुणवत्ता और मानकों को बढ़ावा देना, इसके जो प्रमुख कार्य में शामिल है। यह था UGC के बारे में जो आपने जाना। हम जान लेते हैं कि भारत सरकार ने जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए
और इसको खत्म करने के लिए और SC/ST के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं। पहला है अनुच्छेद 15, राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होती विशेष उपबंध आरक्षण करने का प्रावधान अधिकार देता है, जो अनुच्छेद 15 है। फिर अनुच्छेद 46, इसके अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान है कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्रत्येक प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण के संरक्षित रखे, और यही प्रावधान भेदभाव सहित विरोधी कानून की प्रमुख आधारशिला के रूप में भी कार्य करता है। SC/ST एक्ट जो 1989 में लाया गया था, और ये आप जानते हैं यह अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक एक्ट है और पूरा संरक्षण करता है SC/ST एक्ट को, और पूरा संरक्षण करता है SC/ST के समुदाय को। हम बात करते हैं कुछ ऐसे पहल भी हैं, हम बात करते हैं कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसकी वजह से वित्तीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार SC/ST के बच्चों को देती है ताकि वह आगे बढ़ सके। पहला है श्रेष्ठ, इसमें क्या होता है, मेधावी यानी जो अच्छे, जो टैलेंटेड SC/ST के बच्चे होते हैं उनको निजी स्कूलों में आवासीय शिक्षा दी जाती है, यानी और रहने की व्यवस्था जो भी होती है निजी स्कूल के अंदर वह सारी केंद्र सरकार देती है यदि यह बच्चा अच्छा पढ़ता है तो। फिर दूसरा है अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए फेलोशिप, MPhil PhD के अनुसूचित जाति के लिए वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार उनको सहायता प्रदान करती है जिससे वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। फिर है टॉप क्लास की एजुकेशन में भी केंद्र सरकार बहुत सहायता करती है। टॉप क्लास हमारे देश की एजुकेशन कौन कौन सी है आप जानते होंगे, आपने कई नाम सुना भी होगा, जैसे IIT और IIM। इतने बड़े शिक्षण संस्थानों में जो पूरे खर्चे होते हैं वह सारा का सारा केंद्र सरकार उठाती है SC/ST के बच्चों का। इससे क्या हो कि इस समाज के बच्चे भी अच्छे से पढ़ सके और आगे निकल सके। फिर है PM अजय। PM अजय क्या है, यह अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की बात करता है, यानी कुछ छात्रावास यानी हॉस्टल ऐसे बनेंगे जो केवल इन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे और बच्चे वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो यह थी कुछ योजनाएं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है SC/ST बच्चों के लिए, और यह हर एक बच्चे को जानना चाहिए, खासकर उस समुदाय के बच्चों के लिए जो इससे संबंधित हैं, ताकि वह भविष्य में इसका पूरा लाभ ले सके और यह ना सोचे कि उनके पास पढ़ाई नहीं है या उनके माता पिता गरीब हैं तो आगे वो कैसे पढ़ पाएंगे, या उनके पास धन नहीं है तो आगे कैसे पढ़ पाएंगे। जिस बच्चों को इसके बारे में पता होगा वह तन मन धन से पढ़ाई करेगा और सरकार की पूरी सहायता ले सकेगा। तो दोस्तों यह था करंट अफेयर के टॉपिक का एक नॉलेज जो आपने जाना। अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ में।